दोस्तों यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा की बंगाल में जो एंट्री हुई है उसने पूरे पॉलिटिकल गलियारों में नया बवाल खड़ा कर दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। किसी गुंडे बदमाश को दी जाने वाली धमकी की तरह लगने वाली ये बात टीएमसी के एक नेता और साउथ 24 परगना जिले की फलता सीट से खड़े जहांगीर खान को दी गई है। जहांगीर खान को इस इलाके में एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है। लोकल लेवल पर उस पर चुनावी हिंसा और पॉलिटिकल दबाव बनाने के आरोप पहले भी लगते रहे। 2022 के चुनावों के बाद से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मरवाने के पीछे भी इसी का नाम आता है। हालांकि बंगाल सरकार ने ये सारे आरोप हटा लिए, लेकिन इसी बीच इस इक्वेशन में यूपी के अजय पाल शर्मा घुसते हैं और यहीं से बवाल शुरू होता है। ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। तो जानते नहीं। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं बंगाल की सेकंड फेज की वोटिंग चल रही होगी, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने जिस हिसाब का बवाल किया है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या बंगाल अब टीएमसी और खासकर ममता दीदी के हाथ से फिसल रहा है क्या? आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग को फलता विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जहांगीर खान के समर्थक लोगों के घरों में जाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनके वोटर आईडी कार्ड जमा कर रहे हैं। अजय पाल शर्मा ने इसी शिकायत पर एक्शन लिया और भारी सुरक्षा बल के साथ जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद ही ये वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसमें छापेमारी के दौरान जब जहांगीर खान अपने घर पर नहीं मिला तो अजय पाल शर्मा ने उसके परिवार और समर्थकों को सीधे तौर पर कैमरे के सामने चेतावनी दी कि जहांगीर को अच्छी तरह समझा देना, कायदे में रहे। अगर दोबारा धमकी की रिपोर्ट आई तो ऐसी कार्रवाई होगी कि बाद में रोने से भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद वो जहांगीर के घर तक भी पहुंचे और वहां भी पूछताछ की कि आखिर वो भागा कहाँ है। इस कड़क अंदाज की वजह से बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां बीजेपी उन्हें सिंघम बता रही है, वहीं टीएमसी इसे चुनाव आयोग की दादागिरी बोल रही है। लेकिन इसके बाद जो अजय पाल शर्मा को दिखा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अजय पाल शर्मा की जांच में यह भी सामने आया कि जहांगीर खान के पास नियमों से ज्यादा सुरक्षाकर्मी थे। उसके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जिसमें 10 जवान होते, लेकिन उसके साथ 14 जवान पाए गए। अजय पाल शर्मा ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना और लोकल पुलिस से जवाब तलब किया। सोचिए, लोकल पुलिस उस आदमी के घर का पता तक बताने को राजी नहीं थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। सबका कहना है कि उनको ये नहीं पता कि जहांगीर खान कहाँ रहता है। ये भी आरोप लगा कि जब जहांगीर खान लोगों को धमका रहा था तब पूरे पुलिस स्टेशन में एक आदमी नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए 10 की जगह 14 जवान लगे हुए थे। इस मामले के बाद जहांगीर खान ने भी मुंह बंद नहीं रखा। अजय पाल शर्मा की इस वीडियो से पहले ही जहांगीर खान के एक वीडियो में स्पीच के दौरान बोला गया कि वहां का वो पुष्पा है जो झुकेगा नहीं, और 2022 में जिन लोगों ने टीएमसी को हराया उनका हिसाब करेगा। अजय पाल शर्मा के नए वीडियो के बाद उस आदमी ने फिर से एक नया वीडियो निकाला जिसमें वो बोल रहा है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। कुछ लोग जो सेंट्रल फोर्स को साथ लेकर निकले हैं उनको मैं बता दूं कि जब हम लोग निकलेंगे तो सीआरपीएफ भी रोक नहीं पाएगी। ये सीधे सीधे दोस्तों सीआरपीएफ को धमकी दी। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে। जहांगीर खान का कहना है कि अजय पाल शर्मा बिना वारंट के उसके घर घुसे और उसके घर की महिलाओं को धमकाया। उसके बाद टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दी कि अजय पाल शर्मा को वहां से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी के एक प्रवक्ता ने सीधे अजय पाल शर्मा को धमकी दे डाली कि चुनाव के बाद वो उन्हें घसीट कर कोर्ट लाएंगे और बीजेपी का कोई मालिक उन्हें बचा नहीं पाएगा। ये देखिए आप वीडियो। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। अब दोस्तों, इतना गणित तो सबको आता है कि वो साफ बता सके कि एक धमकी है। इस धमकी के बाद से कहा जा रहा है कि अजय पाल शर्मा ने पूरे साउथ 24 परगना में सर्च ऑपरेशन चला रखा है ताकि जहांगीर के उन कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी या फिर अभी तक वोटर्स को भड़का रहे हैं और धमका रहे हैं। अब दोस्तों, बंगाल पॉलिटिक्स पर रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था मृत्युंजय शर्मा के साथ। ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बंगाल का चुनाव, बंगाल का इतिहास सब कुछ समझ में आ जाएगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे टीआरपी चैनल पर जाइए। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और बंगाल पर ही क्या और भी अलग अलग मुद्दों पर आप हमारे पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा, द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, हर चुनाव में कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगाती हैं, लेकिन बंगाल में सच में सिर्फ जोर ही लगता है। ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात को एक एक्सेप्टेंस मिल गई है कि बंगाल में तो वायलेंस होगी ही। सोचिए कि डेमोक्रेसी में एक स्टेट का चुनाव डरा धमका कर हो रहा है। देखिए कि पॉलिटिकल मजबूरी क्या न करा दे। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। अब क्योंकि टीएमसी एक तरीके से इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो सीधे ममता जी को निशाना बनाने की जगह राहुल गांधी ने सिर्फ टीएमसी का नाम लिया और निशाना साधा। बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये 24 घंटा मारते हैं, तंग करते हैं, जेल में डालते हैं। कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी इतने मजबूर हैं कि दिल्ली से केरल तो पहुंच गए, लेकिन भाई अपने कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद उनके घर तक नहीं पहुंच पाए। उनके घर कोई और नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे अधीर रंजन चौधरी के। खैर, वापस से आते हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा पर। अब क्योंकि यहाँ एक यूपी कैडर के ऑफिसर की बात है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बयान दिया है। सुनिए आप। बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। अब देखिए, राजनीतिक मजबूरी है या क्या कहें इसे, लेकिन यूपी में कांग्रेस के साथ एक तरीके से सपा की दोस्ती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में ममता दीदी को सपोर्ट कर दिया। देखा आपने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों, इस सब के बीच बंगाल करने क्या वाला है। देखिए, डेमोक्रेसी नंबर्स का खेल है। जिस पार्टी के पास जितने विधायक या सांसद होंगे वही राज करेगी। उन सीटों को तय करती है डेमोग्राफी। भाजपा के पास मैक्सिमम सीट जीतने के चांसेस पहले फेज में ही थे, क्योंकि वहां हिंदू वोटर ज्यादा थे। दूसरे चरण के मतदान में वही सीटें हैं जहां ज्यादातर पर मुसलमान वोटर्स मेजॉरिटी में हैं, या इतने हैं कि वो टीएमसी को हारने नहीं देंगे। ऐसे में भाजपा यहां ज्यादा कुछ स्कोर करने की हालत में है नहीं, फिर भी वो जोर तो पूरा लगाकर अपने वोटर्स को बाहर निकलवाना चाहती है कि वो टीएमसी के डर से न डरें और जाकर बूथ पर वोट डालें। राज्य की 142 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। पहले चरण में 93.19% के रिकॉर्ड मतदान ने सभी को चौंका दिया। भाजपा का यह मानना है कि वो पहले फेज में अपने वोटर्स को बाहर निकलवा कर उनसे वोट करवाने में कामयाब रही, और इस बार चुनाव आयोग ने सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि हिंसा की गुंजाइश कम से कम रहे। पूरे राज्य में फोर्सेस की तैनाती और संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए सीधी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बेहाला में एक विशाल रोड शो किया। उन्होंने साफ बोला कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल बंगाल में ही रहेंगे, ताकि नतीजों के बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके। यानी अमित शाह का ये महाप्लान सीधे तौर पर उन एलिमेंट्स के लिए चेतावनी है जो वोटरों को डराने धमकाने का काम करते हैं। भाजपा इस बार घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। अमित शाह खुद बंगाल में बैठे हैं ताकि वोटर्स को भरोसा दिया जा सके कि देश का गृह मंत्री बंगाल में बैठा है, तो लोग बिना डरे बाहर निकलकर वोट करें। चुनाव आयोग ने इस बार अपराधियों और बाहुबलियों की लिस्ट तैयार की है। टीएमसी के जहांगीर खान समेत करीब आधा दर्जन ऐसे नेता रडार पर हैं जिन पर वोटर्स को धमकाने के आरोप है। रिपोर्ट्स की माने तो इन नेताओं के ठिकानों पर रात के वक्त छापेमारी की जा रही है, ताकि मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग या हिंसा को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नेताओं के ठिकानों पर रात के वक्त छापेमारी की जा रही है, ताकि मतदान के दिन किसी भी बवाल को रोका जा सके। सीईओ मनोज अग्रवाल ने साफ बोला है कि अगर कोई उम्मीदवार भी गलत मामलों में एक्टिव पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने दर्जनों की तादाद में बंगाल पुलिस के अधिकारियों के तबादले और सस्पेंशन लेटर साइन किए, क्योंकि वो वहां पर टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहे थे, ऐसा उन पर इल्जाम लगाया गया है। इस बात को देखते हुए अब दूसरे चरण में बताया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के आसपास भी कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। जी हां, यानी स्टेट पुलिस, और वहां सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस तैनात रहेंगी, और इसके साथ ही बंगाल पुलिस की जगह सेंट्रल फोर्सेस तय करेंगी कि कहां कितने जवानों को डिप्लॉय करना है। इन सब तैयारियों के बावजूद अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता दीदी के भतीजे हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल है। ये सुना आपने? आई मीन देखा आपने? देखिए। 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। यानी अभिषेक बनर्जी ने साफ बोला कि 4 मई यानी काउंटिंग के बाद वो खुद ये देखेंगे कि दिल्ली से कौन किसको बचाने आता है। ये अपने आप में उन वोटर्स को डराने का काम है जिन्होंने अभी तक बाहर निकलकर वोट नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा सेकंड फेज का चक्रव्यूह तोड़ पाएगी? अब देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा को इस फेज में सिर्फ भद्रलोक का वोट चाहिए। कोलकाता में मैक्सिमम सीट्स भाजपा पिछली बार हार गई थी, क्योंकि वहां के भद्रलोक ने टीएमसी को चुना था। अब ये वो भद्रलोक है जो काफी संपन्न और बिजनेस में मजबूत सोसाइटी है, और जिनके लिए बांग्लादेशी एक चीप लेबर की तरह काम
करते हैं। भाजपा उनको ये कैसे समझा पाएगी कि चीप लेबर के चक्कर में पूरा बंगाल हाथ से निकल रहा है? ये देखने वाला होगा दादा। अगर भद्रलोक अभी भी भाजपा की जगह टीएमसी को चुनता है तो इस बार भी टीएमसी इन सीटों पर आगे रहेगी। हालांकि जिस तरह की तैयारियां हुई हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन पर अब किसी वॉर जैसी तैयारियां ही हो रखी हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए इन चुनावों में दोनों ही पार्टियों ने फ्री बीज के भंडारे खोल रखे हैं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ममता बनर्जी को महिला वोटरों के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। भाजपा की कोशिश है मातृ शक्ति वंदन योजना के तहत ममता दीदी ने जो 1500 का वादा किया है उसको बढ़ाकर 3000 रुपए महीना करके ममता दीदी के इसी कवच को तोड़ने की एक कोशिश है। भाजपा इसके बीच में यह भी समझाने की कोशिश कर रही है कि वो ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस ही थे जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। ऐसे में भाजपा इसको महिला विरोधी बता करके एडवर्टाइज कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है वो हिंसक चुनाव, वो वायलेंट चुनाव जिसके लिए बंगाल जाना जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के अलावा और कहीं से कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आ रही है। अच्छी बात है ये, लेकिन इस फेज यानी सेकेंड फेज में इसकी आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है कि हो सकता है यहां हिंसा भड़के। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों ने असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 27 अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में कुल जब्त की गई है 510 करोड़ रुपए से अधिक की इलीगल संपत्ति, जो 2021 के चुनाव में 339 करोड़ की तुलना में अभी बहुत ज्यादा है। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रिसेंटली राजा बाजार साइंस कॉलेज के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से 6 सिंगल शॉट बंदूकें और 14 कारतूस बरामद हुए। मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में बमबारी की भी खबरें आई। एनआईए ने बंगाल के विभिन्न हिस्सों से 79 क्रूड बम बरामद होने के मामले में केस दर्ज करने की जांच शुरू कर दी। असामाजिक तत्वों और हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट और कवच जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हावड़ा और कोलकाता में लाखों की बेहिसाब नकदी के साथ कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। सेंसिटिव एरियाज में 2,40,000 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि बम बनाने और हिंसा की घटनाओं से जुड़े मामलों की जांच सीधे एनआईए को सौंपी जाए ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों चलते चलते सवाल यही है कि क्या बंगाल में इस बार चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले कम हिंसक होंगे? क्या चुनाव ठीक से करवा दिया जाएगा? और सरकार किसकी बनेगी? बाकी जो बयानबाजी आ रही है अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनमें से किसी भी वीडियो पर अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है कौन जीत रहा है बंगाल में? बंगाल से जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? कमेंट करना, अपनी ओपिनियन देना, वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।